नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूट्यूब अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस क्लास के पूर्व में एक विस्तृत नोट्स आप लोगों को द्वैध शासन के अधीन शिक्षा पर उपलब्ध कराया गया था और यदि उस नोट्स को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से वीडियो देख लिया होगा तो इन प्रश्नों का आप उत्तर बहुत ही सटीक दे पाएंगे। एक भी प्रश्न गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ साथ में कमेंट भी करते रहेंगे। वीडियो यदि पसंद आया करे तो लाइक अवश्य कर दिया करिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्वैध शासन के अधीन 1919 से लेकर के 1935 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शिक्षा को किस श्रेणी में रखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आरक्षित विषय में गलत ऑप्शन है और हस्तांतरित विषय में रखा गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व वाली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा को हस्तांतरित विषय बनाया गया था, जिसका प्रशासन भारतीय मंत्रियों के हाथ में था। क्लियर हो गया होगा। संघीय विषय और केंद्रीय विषय कोई तात्पर्य नहीं रखते यहाँ पे। बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। द्वैध शासन किस आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप लागू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के जो भी प्रश्न हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप लोग पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन करें और इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लें फिंगर टिप्स की तरीके से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था किस आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप लागू हुई? हंटर आयोग? नहीं, गलत जवाब। शैडलर आयोग? नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हार्टोर समिति भी गलत आंसर है। तो ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ और द्वैध शासन लागू किया गया था। क्लियर हो गया होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था और द्वैध शासन लागू कराया गया था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन, द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग का नियंत्रण किसके पास था? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग का नियंत्रण किसके पास था? तो गवर्नर के पास में था? नहीं। वायसराय के पास में था? नहीं। भारतीय मंत्रियों के पास में था। शिक्षा हस्तांतरित विषय थी, इसलिए इसका उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों के पास में था। भारत सचिव से कोई तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था? तो शिक्षा, ये तो हस्तांतरित विषय था। स्वास्थ्य, ये भी हस्तांतरित विषय था। कृषि, यह भी भारतीयों के हाथ में दिया गया था। ये तीनों विकल्प गलत जवाब हैं। पुलिस, ये जो है डी ऑप्शन इसका राइट है। पुलिस, न्याय और वित्त, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा कि पुलिस, न्याय और वित्त जैसे विषय आरक्षित थे, जबकि शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य हस्तांतरित विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हार्टोग समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ए ऑप्शन है 1927 में, नहीं 1928 में किया गया। बी ऑप्शन भी गलत है, ये सही नहीं है। 1929 में किया गया था, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी गलत है। ये यहाँ पे उत्तर भी हमने टाइप कर दिया था, लेकिन इससे कोई तात्पर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, और हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल
विस्तार पर बल, नहीं गुणवत्ता पर बल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शिक्षा समाप्त करने से देश ही बर्बाद हो जाता, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल, यहाँ पर यह भी गलत है, क्योंकि हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने पर जोर दिया था। समिति ने कहा कि केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द्वैध शासन के दौरान शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो ऑप्शन देखते हैं। विद्यालयों की कमी, छात्रों की कमी, वित्तीय संसाधनों का अभाव और है पाठ्यक्रम का अभाव। तो यहाँ पे 7 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वित्तीय संसाधनों का अभाव था। शिक्षा प्रांतों को सौंप दी गई थी, किंतु पर्याप्त धन नहीं दिया गया था। गवर्नर के द्वारा पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया था, इसलिए ये सबसे बड़ी बाधा थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई? तो 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1935 के द्वारा। यही सही है। 1909, 1919 और 1947 सारे गलत जवाब हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। भारत सरकार, इसका स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है प्रांतों को अब जो है आजादी दे दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने शासन को प्रबंधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द्वैध शासन काल में महिला शिक्षा की स्थिति क्या रही? उपेक्षित रही, नहीं समाप्त कर दी गई, नहीं विस्तार और प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वैध शासन काल में महिला शिक्षा की स्थिति विस्तारित और प्रोत्साहित रही, केवल विश्वविद्यालय स्तर तक सीमित रही, या डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द्वैध शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस एंड अदर्स, जेआरएफ है और नेट है, सभी में पूछे जाते हैं। तो द्वैध शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पूर्ण स्वशासन, नहीं विषयों का आरक्षित एवं हस्तांतरित वर्गों में विभाजन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द्वैध शासन का मूल आधार प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में विभाजन करना था। द्वैध शासन का मूल आधार क्या था? वह कि प्रशासन को के विषय जो हैं उनको 2 भागों में आवंटित कर दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए। तो बी ऑप्शन पे टिक करेंगे या सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। शिक्षा को हस्तांतरित विषय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा को स्थानांतरित विषय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी शिक्षा समाप्त करना, भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव देना, विद्यालय बंद करना, विश्वविद्यालय समाप्त करना। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सीमित प्रशासनिक उत्तरदायित्व देना चाहती थी, इसीलिए उसने जो है द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतों में स्कूली शिक्षा को आवंटित कर दिया और निकायों में आवंटित कर दिया। कहा कि भारतीय मंत्रियों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था, कृषि और स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाए और उनको भी प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई? तो किस क्षेत्र में? प्राथमिक शिक्षा में, महिला शिक्षा में और व्यावसायिक शिक्षा में, उपयुक्त सभी।
यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 आते हैं। द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा संबंधी निर्णयों को कौन निरस्त कर सकता था? द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा संबंधी निर्णयों को कौन निरस्त कर सकता था? तो भारतीय मंत्री तो नियम निर्णयों को बनाते थे। जिला परिषद, यह भी नहीं। गवर्नर कौन कर सकता था? सी ऑप्शन राइट है। गवर्नर के पास में सुप्रीम पावर था कि भारतीय मंत्रियों के द्वारा शिक्षा के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उनको वह चाहेगा तो संचालित करेगा, यदि ना चाहे तो वो उसके पास निरस्त करने का भी अधिकार क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वैध शासन की आलोचना का आधार था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों को अधिक अधिकार दे देना, वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमाएं, आलोचना का अधिकार आधार यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमाएं ये आलोचना की प्रमुख आधार बनी, क्योंकि सीमित वित्त और सीमित अधिकारों के कारण व्यवस्था प्रभावी नहीं बन सकी थी। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? तो द्वैध शासन आप लोगों को अभी इसके पूर्व के क्वेश्चंस में भी बताया गया था कि केंद्रीय नहीं, जिला भी नहीं, प्रांतीय। सी ऑप्शन राइट है, डी भी गलत है। द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था और वहीं से विद्यालयों की या स्वास्थ्य विभाग की या कृषि विभाग की निगरानी या निरीक्षण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 1919 से 1935 के बीच शिक्षा प्रशासन का स्वरूप कैसा था? पूर्णतः केंद्रीकृत, पूर्णतः स्थानीय, यह भी गलत है, यह भी गलत। आंशिक विकेंद्रीकृत। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शिक्षा प्रांतों को सौंपे जाने से विकेंद्रीकरण बढ़ा, परंतु पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी, क्योंकि प्रमुख अधिकार क्षेत्र गवर्नर के पास निहित होते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। शिक्षा के विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका क्यों बढ़ी? ने अतिरिक्त वित्त मिला? नहीं, गलत ऑप्शन है। शिक्षा का दायित्व तो आंशिक रूप से सौंपा गया। बी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। आंशिक का मतलब होता है क्षणिक। शिक्षा के विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका क्यों बढ़ी? क्योंकि शिक्षा का दायित्व तो आंशिक रूप से सौंप दिया गया। इसको स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया। केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय बंद हो गए, ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हार्टोग समिति मुख्यतः किस समस्या से चिंतित थी? हार्टोग समिति मुख्यतः किस समस्या से चिंतित थी? समिति ने ड्रॉप आउट तथा फेलर्स की समस्या को गंभीर माना था और इसीलिए वो इस समस्या, क्योंकि बच्चे 1 या 2 क्लास तक पढ़ते थे, इसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे, अथवा एक क्लास में फेल होने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते थे। इन दोनों समस्याओं को हार्टोग समिति ने प्रमुखता या मुख्य रूप से देखा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 का बी, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन। हार्टोग समिति मुख्यतः किस समस्या से चिंतित थी? क्योंकि शिक्षा में अपव्यय भी हो रहा था और अवरोधन भी हो रहा था। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से कोई तात्पर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। और द्वैध शासन का शिक्षा इतिहास में सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं, भारतीय सहभागिता में वृद्धि। अब भारतीयों को द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा शिक्षा में स्थान दिया जाने लगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? राइट है। विश्वविद्यालय अंग्रेजी शिक्षा से कोई तात्पर्य नहीं है। बी आंसर इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं और देखते हैं
निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? सर्वाधिक का मतलब होता है जो सबसे उपयुक्त हो, तो कौन सा सर्वाधिक सही है यहाँ पे दिया गया है। तो द्वैध शासन शिक्षा के लिए पूर्णतः सफल था, ये गलत है। पूर्णतः सफल नहीं था। द्वैध शासन शिक्षा के लिए पूर्णतः असफल था, यह भी गलत है। बी ऑप्शन भी गलत है। द्वैध शासन ने शिक्षा विस्तार की नींव रखी, पर सीमाओं के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है थोड़ा ब्रॉड भी है, आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि यही इसका राइट आंसर हो सकता है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और शायद सभी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपके आज कराए गए हैं जो रिलेटेड थे द्वैध शासन में शिक्षा व्यवस्था। द्वैध शासन में शिक्षा व्यवस्था 1919 से लेकर 1935 तक यह अधिनियम चला था। तो इस तरीके से पूरी पीडीएफ के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे उनको इस वीडियो में समाहित किया। ये वीडियोस आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सटीक एवं विश्लेषणात्मक यहाँ पे व्याख्या की जाती है, तो कोई डाउट या इफ यहाँ पे विद्यमान नहीं रहता है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे पर अगले टॉपिक के साथ में। तो पूरा अध्याय पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।